हौसलों के तरकश में कोशिशों का वो तीर जिंदा रखो। अगर हार भी जाओ जिंदगी में सब कुछ, तो फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा। दर्शकों, आज जो पर्सनालिटी हमारे स्टूडियो में आए हैं, उनके साथ बातचीत करना वाकई में बहुत गौरव की बात है और मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूं कि आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं एक बेहतरीन अभिनेता जिन्होंने अपना लोहा सिर्फ फिल्मों में नहीं बल्कि थिएटर में भी मनवाया है और उसके साथ साथ अभिनय और कला की जगत का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड जो है संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, वो भी जीता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ SNA अवार्डी अनिल टिक्कू जी की। अनिल जी, सबसे पहले तो आपका द राइट न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरा राइट न्यूज़ में बुलाने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत कम समय में राइट न्यूज़ ने अपनी बुलंदियों को छुआ है और हमारी शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ हैं। शुक्रिया। अनिल जी, आपका और स्टेज का जो है बहुत गहरा नाता है, तो ये नाता कब और कैसे जुड़ा? अगर सच पूछे तो पहले मुझे भी नहीं मालूम था कि मुझे थिएटर करना है। ये बात है जब मैंने अपना 12th पास आउट किया और ग्रेजुएशन करने के लिए मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, तो हमारे मित्र थे, हमारे पड़ोसी सामने ही रहते थे, तो उन्होंने मुझे एक बार आमंत्रित किया अपने थिएटर ग्रुप में कि आइए आप देखिए हम कैसे रिहर्सल वगैरह करते हैं। और मैंने कहा चलो चलते हैं। उनके साथ मैं रिहर्सल देखने गया उनका, तो वहाँ देखा मैंने, तो मुझे लगा यार ये तो बड़ा इजी है, मैं भी कर सकता हूँ। तो 2-3 दिन मैं उनके साथ जाता रहा। उनके जो डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे एक दिन पूछा, भाई ये लड़का कौन है जो हमेशा यहाँ पर आता है और देखता है और चला जाता है? तो उन्होंने बताया कि ऐसे मेरे कुलीग हैं, फ्रेंड भी हैं, तो मेरे प्लेस देखने आते हैं। तो मुझसे पूछा कि हाँ भाई आप करोगे नाटक, कर लोगे? मैंने कहा हाँ कर लेंगे जी। खेल खेल में बोल दिया। उन्होंने कहा आ जाओ जरा बताओ ये जो पिछले 1 महीने से कर रहे हैं आप कर लोगे? मैंने कहा हाँ कर लेंगे। तो मैंने वो 3 दिन में सारा याद कर लिया था और मैं गया स्टेज पर, मैंने एनेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा यार ये तो लड़का ठीक है, इसको रख लेते हैं जी। तो करोगे नाटक? मैंने कहा हाँ करेंगे। अच्छा, मेरी आदत थी कि शुरू से भी कभी मैं किसी चीज़ को ना नहीं बोलता था। जो भी मुझे कुछ कहता था मैं कहता हाँ कर लूँगा, कॉन्फिडेंस ऐसे ही। तो तब से मैं मंच पर उतरा। ये बात है 1988 की जी। और तब से आज तक लगातार फिर स्टेज ने मुझे नहीं छोड़ा और मैंने उसे नहीं छोड़ा। जी। तो बस ऐसे मेरा सफ़र शुरू हुआ। बट अगर देखा जाए तो ये आपके अंदर खून में शुरू से ही रहता है। मेरे पिताजी एक बहुत ही अच्छे उर्दू के राइटर हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पुष्कर नाथ BA के नाम से वो जाने जाते हैं और शॉर्ट स्टोरी में उनका बहुत नाम है, यहाँ पर भी और इंडिया से बाहर भी। जी। और वो भी अपने वक्त में उनका नाटक उर्दू का रेडियो प्ले था सावन जले बादो जले, जो पहली बार ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट आया था। ऑल इंडिया रेडियो के कंपटीशंस होते थे, उसमें उनका नाटक वो फर्स्ट आया था और जम्मू कश्मीर रेडियो स्टेशन को पहली बार फर्स्ट प्राइज़ मिला था, वो भी उर्दू में, क्योंकि उर्दू एक नेशनल लैंग्वेज था उस टाइम, हर जगह बोली जाती थी, तो कंपटीशन बड़ा टफ रहता था। तो हो सकता है वो कुछ चीज़ें मैंने एम्बाइब की हों, क्योंकि हम सुनते थे रेडियो पे उनके नाटक वगैरह जब भी आते थे। हालांकि इतनी समझ उस समय नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ हमने तो शौकिया शुरू किया था थिएटर, लेकिन धीरे धीरे फिर जब इसमें डूबते गए तो पता चलता गया कि इसमें कितनी गहराई है और कितनी ज़्यादा चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं, जानने को मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात जो थिएटर ज्वाइन करने के बाद मैंने सीखी कि एक आदमी का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है जब आप थिएटर करते हैं। अदरवाइज़ मुझे याद है कि मैं बड़ा एक सबमिसिव काइंड ऑफ पर्सन था। मतलब मैं अकेले कोई काम नहीं कर पाता था, कभी फेस नहीं कर पाता था, बोल नहीं पाता था किसी के सामने। घर पे कोई आए तो मैं अलग से अपने काम करने में जुट जाता था। लेकिन थिएटर ने एक ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया कि आज की डेट में अगर 1000 के करीब भी लोग हों या 10,000 लोग हमारे सामने हों, तो उनके सामने बोलने में हिचकिचाहट नहीं होती। और
उसके बाद फिर हम धीरे धीरे जैसे थिएटर में प्लेस करते गए, हमने कई सारी वर्कशॉप्स की नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। और मैं बड़ा फॉर्चुनेट रहा हूँ कि मुझे नटरंग जैसा एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पर मैंने अपना थिएटर की शुरुआत की। और ये एक वाहिद ग्रुप था हमारे जम्मू में जो कि इंटरनेशनल लेवल पे भी जाना जाता था। और मुझे याद है कि उन दिनों यूएसए की फोर्ड फाउंडेशन एक है एजेंसी जिन्होंने हमें ग्रांट दिया था। जितने भी टॉप मोस्ट डायरेक्टर थे ऑल ओवर इंडिया में, कोई 10 डायरेक्टर्स को लेकर उन्होंने एक मिशन स्टार्ट किया था कि उनका इंटरेक्शन हो आपस में, और इन सभी डायरेक्टर्स का आपस जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है उसको लेकर ये सारी इंटरेक्शंस थी। तो उसके तहत मेरे को बहुत ही फ़ायदा मिला कि हम अलग अलग डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला। उसमें साउथ में मुथु स्वामी जी थे, अनमोल विलानी, केसी मानविंदर नाथ। देन ईस्ट की साइड चले जाइए तो वहाँ प्रोपीर गुहा जी थे, रुद्र प्रसाद सेनगुप्त जी थे। देन भोपाल की साइड एम.के. रैना जी के साथ काम करने का मौका मिला हमें। तो मतलब एक्सपोजर हमें इतना ज़्यादा मिला। फिर हमारी इंटरेक्शंस होती थी अलग अलग जगह जाकर, उनके एक्टर्स के साथ वर्कशॉप्स होती थी। तो थिएटर की गहराई को समझने का मौका मिला। और मैं बड़ा फॉर्चुनेट रहा कि फैमिली सपोर्ट भी रहा और साथ में पढ़ाई भी चलती रही और थिएटर रेगुलरली करता रहा मैं। और बात आज यहाँ तक करें पहुँचा। आपकी पढ़ाई की, तो आपने फिजिक्स में मास्टर्स किया, अगर मैं सही हूँ तो। हाँ। तो ये पढ़ाई के साथ साथ थिएटर करना, ये कैसे संभव हुआ? आप कैसे अपना टाइम मैनेज करते थे? टाइम तो मैनेज हो जाता है अगर करना चाहो तो। हालांकि डिफिकल्ट था क्योंकि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट था, एक तो ड्राई सब्जेक्ट, और सब लोग उसको उसमें स्टडी बहुत करना पड़ता था हमें। और पोस्ट ग्रेजुएशन में तो ज़्यादा ही प्रैक्टिकल्स होते थे, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता था। बट मैनेज कर लिया मैंने किसी तरीके से। दोनों अलग चीज़ें थी, बट मुझे लगता है कि जो थिएटर का कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं, जो हम इतने लंबे लंबे डायलॉग्स और वो पूरी पूरी स्क्रिप्ट्स याद करते थे, तो उस वजह से शायद हमें याद करने में भी थोड़ी आसानी हो गई और हमने कर लिया एमएससी फिजिक्स भी। बात करें, आप एक कश्मीरी पंडित है। कश्मीरी पंडित जो कम्युनिटी है उसमें या तो इंजीनियर होना चाहिए या तो डॉक्टर होना चाहिए, ये थिएटर आर्टिस्ट कहाँ से आ गया? हाँ, कश्मीरी फैमिली में पैदा होने का ये तो है कि भाई पहले तो पढ़ाई करो और उसके बाद फिर नौकरी करो। गवर्नमेंट जॉब होना बड़ा ज़रूरी है। हाँ, इंजीनियर और डॉक्टर्स का बड़ा चलन था, मगर मेरा पता नहीं क्यों इंजीनियर और डॉक्टर्स बनने का सपना नहीं था। हाँ, मेरा था कि मैं एक अलग लाइन, जैसे टेक्निकल लाइन में अपना रेडियो में ना पैक्स वगैरह की उस तरह उस लाइन में जाने की कोशिश में था। दूसरा, मुझे पता नहीं फैमिली का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, शायद इस वजह से शायद मैं बाहर जाना पसंद नहीं करता था। हालांकि मेरे को बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से भी कॉल आया था जब मैंने अपना एमएससी किया था, तो वहाँ के लिए जॉब के लिए फॉर साइंटिस्ट उस टाइम। हाँ, पर मैं इसी वजह से नहीं गया कि बॉम्बे जाके इंटरव्यू देना है और अकेला कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, तो मैंने ड्रॉप किया। और थिएटर एक पैशन बन गया था तब तक मेरे लिए, और मैं इसको भी नहीं छोड़ना चाहता था, इसको कंटिन्यू करना चाहता था। तो मैं सोच रहा था कुछ ऐसा करूं कि थिएटर भी हो जाए और साथ साथ पेरेंट्स भी खुश रहें कि हाँ जी पढ़ाई कर रहा है। और इसी वजह से मैंने एमएससी फिजिक्स भी किया था। अदरवाइज फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं था। मेरा मैथमेटिक्स बड़ा अच्छा कंट्रोल था, मेरा मैथमेटिक्स मुझे बहुत पसंद था, लेकिन फैमिली को खुश करने के लिए फिजिक्स करना पड़ा। लेकिन थिएटर मेरा फर्स्ट लव रहा और मैंने शुरू से इसी को चाहा। तो जब आपने अपनी फैमिली को बताया, उनका रिएक्शन कैसा था? क्या वो शॉक हुए थे या मान गए इजीली कि ठीक है जो करना है करो? एक्चुअली उनको इतना कष्ट तो नहीं देता था मैं, क्योंकि जैसे लोग बच्चे घूमते थे खेलने के लिए जाते थे, उसी तरह मैं थिएटर करने जाता था। तो उनको इतना पता नहीं लगता था, लेकिन जब वो ड्रामा देखने आते थे कभी मेरा, तो तब वो खुश होते थे बड़ा। मेरे फादर साहब पहली बार मेरा ड्रामा उन्होंने देखा था, वो कंजूस नाटक किया था हमने। वो एनएसडी से 2 डायरेक्टर्स आए थे हमारे, ये हरीश खन्ना और आदिल हुसैन, उन्होंने वो डायरेक्ट किया था। तो वो उन्होंने मेरा नाटक, पहला नाटक देखा था, तो उस टाइम उन्होंने मुझे कहा था, मतलब अप्रिशिएट किया कि हाँ जी बहुत अच्छा रोल किया।
तो उस दिन मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ चलो कुछ ना कुछ तो इनको पता चल रहा है कि हाँ मैं कर रहा हूँ। बाकी फैमिली की तरफ से इतना मुझे रुकावट नहीं आई। हाँ यही होता था कि भाई जॉब कर लो, जॉब साथ कर लो, साथ में कुछ और करो। कोई नौकरी करो, खाली थिएटर नहीं करना है। तो इसलिए फिर मुझे नौकरी भी करनी पड़ी और फिर मैंने ज्वाइन किया एजुकेशन डिपार्टमेंट। फिर वहाँ से मैं, क्योंकि कल्चर मेरा अपना फील्ड था, तो फील्ड मैंने था कल्चर जी डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लिया जी। और तब से वहीं पर काम कर रहा हूँ। इसी की बात करते हैं। जो थिएटर से जुड़ा हुआ आदमी है, उससे जब भी वो इधर आता है, मैं उससे ये एक सवाल ज़रूर पूछती हूँ कि अभी आपने कहा कि मुझे इसके साथ साथ कुछ और भी करना ही पड़ा, पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर एक डॉक्टर है, उसको वो बड़े गर्व से बोलता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, उससे कोई नहीं पूछता है कि और इसके साथ साथ आप क्या करते हो। अगर कोई पुलिस वाला है तो वो बोलता है कि मैं पुलिस वाला हूँ, उससे कोई ये सवाल नहीं पूछता है कि इसके साथ साथ आप और क्या करते हो। एक एक्टर से ही क्यों पूछा जाता है कि एक्टिंग तो करते हो पर इसके अलावा और क्या करते हो? उसकी एक वजह है, क्योंकि हम यहाँ ऐसे प्रदेश में रह रहे हैं जहाँ इसको एज प्रोफेशन नहीं समझा गया और ना ही लिया गया। जी हालांकि ये भी एक अच्छा प्रोफेशन है, अगर आप इसको सीरियसली एज प्रोफेशनल लेवल पे करिए तो नो डाउट इसमें अर्निंग्स कर सकते हैं आप। हाँ नो डाउट कि थिएटर में इतना अर्निंग नहीं है, लेकिन आजकल जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं नेशनल लेवल की, वो सपोर्ट करती हैं आपके रिसर्च वर्क के लिए। अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं या थिएटर प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो अच्छी खासी ग्रांट देते हैं, बट आपको सीरियसली अगर काम करना है तो। अदरवाइज बहुत से लोग हैं जो थिएटर ज्वाइन करते हैं जस्ट कि हमें फिल्मों में जाना है और मुझे एक्टर बनना है उसके लिए, तो उस केस में तो गवर्नमेंट एजेंसीज नहीं ग्रांट करती हैं। बट अगर आप थिएटर करना चाहते हैं सीरियसली, उसके लिए आपको ग्रांट्स देती है गवर्नमेंट। जी हाँ आपको उसको एज ए प्रोफेशन फिर लेना पड़ेगा और फिर उसके लिए प्रोफेशनल डिग्री भी लीजिए, उसमें प्रोफेशनली उसमें ट्रेंड होइए। क्योंकि जब तक प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं करेंगे आप लोग पूरी तरह से एक एक्टर उसमें प्रिपेयर नहीं हो सकता। जी हमें ये रहा कि हमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग बाय चांस मिल गई, क्योंकि हमने ऐसा ग्रुप ज्वाइन किया था जहां उस टाइम बहुत दिग्गज लोग आते थे और जो सिखा कर वहां जाते थे, जी बहुत सारी वर्कशॉप्स होती थी, तो हमें वहां से वो ट्रेनिंग मिली। और मैं बता रहा था आपको, जैसे फोर्ड फाउंडेशन का था तो उसमें 10 जो मतलब दिग्गज डायरेक्टर्स थे हमारे पूरी कंट्री के, उनके साथ काम करके आप सोचिए कि कितना आपको नॉलेज मिल जाता होगा, जी जो कि आप एनएसडी में जाकर भी आप इतना नहीं सीख पाएंगे जितना हम यहाँ बैठे बैठे सीखते थे। और मतलब मुझे लगा वो हमें फ़ायदेमंद रहा। बाकी ये नहीं है कि मतलब आप अगर एक्टिंग में जाना चाहते हैं तो आप इसको पूरा प्रोफेशनली लीजिए, आपको इसमें भी बहुत ही एवेन्यूज़ मिल सकते हैं। आजकल आजकल तो बहुत कुछ फील्ड इतना खुला हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना ज़्यादा हो गया है कि आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। जी तो मुझे लगता है एक प्रोफेशनली इस जो फील्ड को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि अब प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा अब यहाँ पर आ गया है, इस कश्मीर में उन्होंने अपना ऑफिस खोला है, अब जम्मू में भी कह रहे थे शुरू करेंगे वो लोग। जी तो मुझे लगता है कि अगर प्रॉपर ट्रेनिंग होगी इनकी आर्टिस्टों की तो नो डाउट कि उनको प्रोफेशनल इसमें फील्ड में जाने का मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर किसी को थिएटर करना है तो या एक बेहतरीन एक्टर बनना है तो एनएसडी ज्वाइन करना ज़रूरी है, कंपलसरी है? उसके बिना वो एक बेहतरीन एक्टर नहीं बन सकता है? नहीं ऐसी बात नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक कोई भी फील्ड जैसे आप कह रहे थे ना जॉब में करने का और ये है, तो उसमें प्रोफेशनल डिग्री, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करना है तो यू नीड सम प्रोफेशनल डिग्री डिग्री, है ना। तो जी प्रोफेशनल डिग्री आपको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या जी इंडियन थिएटर चंडीगढ़ में है, या आपका बेंगलोर साइड चले जाइए, वहाँ पर भारत हिंदू एकेडमी है, वहाँ से आप कर सकते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से आप थिएटर की ट्रेनिंग कर सकते हैं, वो सर्टिफिकेट ले सकते हैं। लेकिन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा चूंकि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर प्रॉपर थिएटर की ट्रेनिंग दी जाती है और 3 साल का डिप्लोमा है यहाँ पर, तो 3 साल जो वहाँ ग्रूमिंग होती है आपकी, वो आपको ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करती है, बिल्कुल करती है। तो इसलिए हम ज़्यादातर प्रेफरेंस लोग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को ही देते हैं। उसके अलावा बाकी भी इंस्टीट्यूट्स हैं, और आप वैसे जैसे मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से नहीं ली, मैंने कोई डिग्री नहीं ली, बट मैंने मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म लिया और ऐसा डायरेक्टर को चुना जो कि मुझे आगे एक्सप्लोर करने में हेल्प किया। अब आप किसी ऐसे गुरु को पकड़ेंगे जिसको खुद भी पता नहीं थिएटर का, और वो आगे आपको कैसे एक्सप्लेन करेगा, तो उस वजह से आपको एक अच्छे टीचर की ज़रूरत है। किसी भी फील्ड में चले जाओ, एक अच्छा टीचर मिले, एक अच्छा गुरु मिले तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं।
बाकी तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़रूरी होता है, मगर ये है कि एनएसडी में आपको एक प्रॉपर डिसिप्लिन, सुबह उठना, योगा करना, उसके बाद बाकी क्लासेस हैं, अलग अलग पैटर्न सिखाया जाता है, वो चीज़ें हमें यहाँ मिल गई हेल्प करती हैं वो ग्रूम करने में। क्योंकि हमारे यहाँ मुझे याद है, हमने जब कैंप यहाँ स्टार्ट किया था तो मोतीलाल केमू जी आते थे, वो हमें कॉस्ट्यूम्स के बारे में सिखाते थे उस टाइम। और उस टाइम मुझे याद है अभी भी, तब वो बोलते थे कि लाइनिंग्स का कितना रहता है, कि किसी को अगर मोटा दिखाना है तो उसमें इस तरह से हॉरिजेंटल लाइनिंग होगी, और कपड़े पहना हो तो वो थोड़ा मोटा दिखेगा, किसी को पतला दिखाना है तो उसको वर्टिकल लाइंस वाले, स्ट्रेट लाइंस वाले कपड़े पहनने चाहिए। तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट दिए जाते थे उस टाइम। आजकल वो चीज़ें ख़त्म हो रही है, जो मुझे लग रहा है आजकल जो थिएटर हो रहा है उसमें बेसिक्स जो हैं उस पर ना तो करने वाले समझना चाहते हैं, ना सिखाने वाले समझा पाते हैं। ये सब जो है थिएटर में बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, कॉस्ट्यूम्स हैं, मेकअप है, लाइट है, साउंड है, म्यूज़िक है, डांस है, कितनी चीज़ों का मिश्रण है थिएटर। तो ये इतना ईजी नहीं है। म्यूजिक में तो आपको गाना सीखना है तो आप सीखते रहिए, पूरा 10 साल में आप ट्रेन हो जाएंगे, लेकिन इसमें तो आपको सब कुछ सीखना है। तो इसे रिवाइव करने के लिए क्या करना चाहिए हमें? थिएटर को रिवाइव करने के लिए तो सबसे ज़रूरी है कि पहले आप थिएटर पढ़िए। अगर यहाँ पर आपको मौका नहीं मिलता कुछ ऐसे लोगों से मिलने का जो कि आपको प्रॉपरली गाइड करें, मुझे लगता है कि अभी भी हमारे पास बहुत सारे थिएटर आर्टिस्ट या डायरेक्टर्स यहाँ पर हैं जो आपको प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद भी पढ़ना चाहिए। आजकल तो आपको नेट पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत सी मतलब थ्योरीज है, स्टेनिस्लाविस्की की है, ब्रेख्टियन थ्योरी है, उसको पढ़िए, उससे आपका विजन बढ़ेगा कि क्या है बेसिकली एक्टिंग, क्या है, क्यों करते हैं। बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं थिएटर पे, उनको पढ़िए, उससे थोड़ा सा नॉलेज गेन कीजिए, क्योंकि बेसिक्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर ही आप इसको प्रॉपरली कर पाएंगे थिएटर। जी। वर्कशॉप्स कितने ज़रूरी होते हैं थिएटर के लिए? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अपने आप को ट्रेन करने के लिए तो वर्कशॉप्स हम भी अभी तक करते हैं वर्कशॉप्स, क्योंकि रेगुलर थिएटर तो यहाँ पर हो नहीं रहा। हालांकि करते हैं कुछ ग्रुप्स, लेकिन रेगुलर ट्रेनिंग प्रोसेस नहीं है। जैसे कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पूरा एक पैटर्न है, पूरी क्लासेस हैं, सुबह से शाम तक आपने कैसे करना है। या जैसे हम एजुकेशन करते हैं तो सुबह स्कूल जाते हैं, पूरा दिन पढ़ते हैं हर सब्जेक्ट को, उसके बाद हम भूल जाते हैं उन चीज़ों को। इनको रेगुलर करते रहने से ही आप सीख पाते हैं। तो जो वर्कशॉप्स हैं वो आपको रवा रखती है किसी भी फील्ड में। जैसे आप हर बार उसमें एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी गेम्स होती हैं। आपका एक्टिंग में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं फील करता हूँ वो है कि बॉडी और माइंड का जो संतुलन है आपस में, उसको कैसे बरकरार रखना है। तो उसके लिए ये जो थिएटर गेम्स हैं या एक्सरसाइजेज हैं वो बहुत हेल्पफुल रहती है कि अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं किसी चीज़ से तो ये थिएटर गेम्स और थिएटर एक्सरसाइजेज आपको बहुत हेल्प करती हैं टू कंसंट्रेट। क्योंकि जब तक आपकी आवाज़ और आपका शरीर एक साथ नहीं चलेंगे तो आप इससे जस्टिफाई नहीं कर पाते अपने कैरेक्टर को। तो ये तो वर्कशॉप से बहुत ज़रूरी है और होते रहने चाहिए। जी। अनिल जी, अगर आपके ही शब्दों को कोट करें तो हर कोई बच्चा माँ के पेट से अभिनय सीख के आता है, हर किसी में रिदम होती है। बिल्कुल। तो अगर नई जो जनरेशन है वो रिदम रिवाइव कैसे करे? देखिए, ये तो अपने इंटरेस्ट की बात है। अगर आप थिएटर को करिए, डोंट टेक इट एज प्रोफेशन। अगर नहीं लेना चाहते, अगर लेना चाहते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जॉइन थिएटर, कुछ साल कीजिए थिएटर, आप देखिए कि आप में चेंज आएगा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें नहीं पता होता कि हम लोग नॉर्मल लाइफ में कैसे बिहेव करते हैं, कैसे सोचते हैं। थिएटर में आपको एक साथ कई जिंदगियां जीने का मौका मिलता है, कई करैक्टर्स आप जो निभाते हैं ना उनको समझने का मौका मिलता है। तो एक तो आपकी समझ बहुत ही पुख्ता हो जाती है जी। दूसरा आप जो है चीज़ों को समझने लगते हैं। एक मैच्योरिटी जो कहते हैं ना हम कि बुजुर्गों में मैच्योरिटी है, तो थिएटर आर्टिस्ट में वो मैच्योरिटी झलकेगी आपको कि जब धीरे धीरे वो इस फील्ड में डूबेंगे तो वो मैच्योरिटी भी आती है। तो थिएटर आप ज्वाइन कीजिए एज योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और अगर प्रोफेशन एज प्रोफेशन लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है जी। शुक्रिया अनिल जी अपना इतना कीमती समय देने के लिए। मगर एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगी कि जब आपको पता चला कि आप SNA अवॉर्डी हैं तो आपका रिएक्शन क्या था? वाह
अनबिलीवेबल, सही में बताऊं मैं, क्योंकि जिस फील्ड में मुझे मिला था SNA अवार्ड वो था एक्टिंग। जी। और एक्टिंग ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से आर्टिस्ट उसमें शॉर्ट लिस्ट हुए होते हैं और जी। हज़ारों आर्टिस्ट होते हैं, उनमें से आपका चुना जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। सिर्फ आपके लिए नहीं, उस प्रदेश के लिए भी। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं, जम्मू कश्मीर में पहला पहला एक्टर हूं मैं जिसे ये बिल्कुल। अवार्ड मिला। जी। आज तक आया ही नहीं कोई, कंसिडर ही नहीं होते वहाँ, पता नहीं क्यों, मुझे समझ में नहीं आता। एक तो रिप्रेजेंटेशन नहीं होती वहाँ प्रॉपर, दूसरा वहाँ पर बहुत कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और मुझे जब सिलेक्शन हुआ तो मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि ऐसा हुआ होगा, जब तक कि फॉर्मली वो अनाउंस नहीं हुआ। क्योंकि डायरेक्टर्स का जब मिलता है तो उसमें थोड़ा नंबर कम होता है डायरेक्टर्स का, जी। मगर एक्टर्स का नंबर तो हर डायरेक्टर के नीचे 50-50 एक्टर्स, 100 एक्टर्स होते हैं, बिल्कुल। और उनमें फिर उनमें से कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। हमारे यहाँ फोक में भी मिलते हैं अवार्ड, लेकिन फोक में भी कंपटीशन क्योंकि रीजनल लेवल पे है तो कम रहता है, लेकिन नेशनल लेवल पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वाकई मुझे विश्वास तो नहीं हुआ, क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ कि अभी हम पूरी तरह तैयार हो चुके हैं इस एक्टिंग फील्ड में। अभी भी मुझे लगता है, जब पहली बार अभी साल 2 साल से हमें कोई बड़ा नया प्ले करने का मौका नहीं मिला, तो अब मैं हर बार कहता रहता हूँ कि नया प्ले करना है, करना है, करना है। पर जब नया प्ले करने को जाएंगे ना, फिर वैसा ही डर लगता है जैसा पहली बार लग रहा था। बिल्कुल। और वो लगना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपको जब ये मन में आ जाता ना कि अब मेरे इसके आगे कुछ नहीं है, आई एम द परफेक्ट, तो फिर आपका जो है आगे सीखने का जो है वो नहीं रहता। हो जाता है। और ये अवार्ड अगर आपको अर्ली एज में मिल जाए ना तो वो भी घातक होता है जी। क्योंकि उसके बाद आगे जो बढ़ने का स्कोप है ना, वो थोड़ा सा इंसान सुस्ता जाता है। मगर मेरा ये रहा कि मैंने कभी इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया कि हाँ जी मैं नेशनल अवार्डी हूँ और मेरे को अब ये रिस्पेक्ट मिलना चाहिए और मैं ऐसे जाऊँगा तो मेरे को सारे कहेंगे हाँ जी आप करो। वैसा कुछ नहीं है, नॉर्मल ज़िंदगी है, वैसे ही जी रहा हूँ और उसी तरह डेडिकेशन से थिएटर कर रहा हूँ और करता रहूँगा। ये एक बेहतरीन एक्टर की निशानी भी अरे होती नहीं, है। ऐसा कुछ नहीं। तो दर्शकों, ये थे अनिल तिक्कू जी। ऐसे ही पर्सनालिटीज के साथ आपको रूबरू कराते रहेंगे। बने रहे द राइट न्यूज के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।